हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने एक नए केस लॉ की बात करेंगे। जी, हम लोग इस केस लॉ में देखेंगे सुषम सिंगला का केस है। और ये जो केस है बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। हुआ क्या था, मैं इसके पीछे की आपको कहानी बताता हूँ। एक एसएससी है, उसके यहाँ एक रेड पड़ी थी, यानी सर्च का केस हुआ था। उस सर्च के केस में कोई डिटेल्स मिली। डिटेल्स क्या मिली कि एसएससी के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी ओन्ड है। और आपको मालूम है, जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि भाई एक हाउस प्रॉपर्टी जिसे एसएससी चाहे, जिसको उसने किसी भी मॉनिटरी फॉर्म में यूज नहीं किया था, उस घर को चाहे तो वो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए बता सकता है, एक्चुअल में जहां रह रहा हो, या उसको ऑप्शन मिलता है किसी भी दूसरे घर को जिससे उसने कोई मॉनिटरी बेनिफिट ना उठाया हो, थ्रू आउट द ईयर वैकेंट रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर में से, उन सारे घरों में से कोई एक घर को वो अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज कर सकता है। और बाकी हाउसेस को, एवन दो दोज हाउसेस आर वैकेंट वन, बट दे आर नीडेड टू चार्ज द अमाउंट ऑफ इनकम as income from house property, and yes, for that purposes notional income shall be taken into consideration. ये नोशनल इनकम को हम लोग कंसीडर करेंगे। नोशनल इनकम यानी कि जो कैलकुलेटेड इनकम है, नॉट एन एक्चुअल इनकम, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है विदाउट हैविंग द एक्चुअल इनकम फिगर। तो इस एसएससी के पास कुछ घर मिले सर्च केस में। बाद में एसेसिंग ऑफिसर ने उसको उसकी नोशनल इनकम ऐड करते हुए उसके अकाउंट्स में ऐड कर दिया, टोटल प्रॉफिट को उतने से बढ़ा दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असेस्ड किया। कोई गलत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि असेसिंग ऑफिसर ने जो सेक्शन इंपोज किया था, बेसिकली वो सेक्शन था, चलिए मैं यही बता देता हूं, सेक्शन 23(1)(c। कौन सा सेक्शन? लेकिन एसएससी कहता है नहीं 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 नहीं, सेक्शन 23(1)(c इज अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन, इट मस्ट बी सेक्शन 23(1)(a। बेसिकली no any amount of income was there, actually no income was there. The amount which we are going to calculate here as a notional income is not an actual income, or the amount of, or the property was not actually let out throughout the year. तो अगर कोई एक्चुअल में प्रॉपर्टी लेट आउट है ही नहीं, वहां से कोई इनकम आनी नहीं है, थ्रू आउट द ईयर वैकेंट थी प्रॉपर्टी, तो उस घर को हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट करो, तो एसएससी तो ऑलरेडी एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट कर चुका है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जिन घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए नोशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपको मालूम है, वो सारे फैक्टर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। तो एसएससी कहता है 23(1)(c इंपोज मत करो, इंपोज करो 23(1)(a। और बिल्कुल जेन्युइन बात है वो, क्योंकि 23(1)(c क्या कहता है? कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, वेयर एनी प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लेट बट रिमाइंड वैकेंट ड्यूरिंग द होल और पार्ट ऑफ द ईयर। तो असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि भाई थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर्टी वैकेंट थी, आप इसको मकान उठा सकते थे, लेकिन आपका ये एप्लीकेशन गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट होती तब तो हम बात करते। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट है ही नहीं, तो आप इस सेक्शन को इंपोज भी नहीं कर सकते। जबकि 23(1)(a कहता है दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी shall be deemed to be the sum of for which the property might reasonably be expected to let from year to year। जितने में प्रॉपर्टी किराए पर उठाई जा सकती है वो आपकी डीम्ड इनकम, यानी यस, अगर कोई हमारा नोशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है ऐसी प्रॉपर्टीज पर जो थ्रू आउट द ईयर वैकेंट हो, किसी भी समय लेट आउट ना हो, तो उस केस में वी आर नीडेड टू यूज सेक्शन 23(1)(a, नॉट सेक्शन 23(1)(c। दैट्स इट। हाँ या ना? आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर ये वर्ड दिया है द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर, तो होल ईयर तो वैकेंट था। अरे भाई, उसका इंटेंशन था ही नहीं उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, और ना ही कभी उसने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें।
और बिल्कुल अब आपके दिमाग में बात सही आई होगी कि अब हमको करना क्या है। यस, द सेक्शन मस्ट बी इम्पोज सेक्शन 23(1)(a) एंड नॉट सेक्शन 23(1)(c। क्लियर है? दैट्स इट, दैट वाज योर सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। एक केस है ये, राज दादरकर एंड एसोसिएट्स का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ढंग से सुनेंगे क्या कहता है। ये भी मैं आपको कहानी बता रहा हूं, और इस तरह की कहानी वैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में देख ली है, लेकिन बावजूद इसके कहता है कि एक प्रॉपर्टी है जो किसी एसएससी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खरीदी। यहाँ पर म्हाडा है, मुंबई का महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उसने म्युनिसिपल रिटेल मार्केट के लिए म्हाडा को दे दिया। ठीक है ना? माडा ने उस ग्राउंड फ्लोर को स्टिल पोर्शन, स्टिल्ट पोर्शन क्या होता है? स्टिल्ट पोर्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को देखें तो उसमें पिलर बने होते हैं, बिम लगे होते हैं, ऊपर से रूफ लगी होती है, दैट्स इट। वॉल वगैरह कुछ नहीं बने रहते, टाइल्स वगैरह नहीं लगी रहती, वॉल्स नहीं होती, टाइल्स नहीं होती, डोर्स नहीं होते, विंडोज नहीं होते, मीन्स रॉ फॉर्म में होता है स्टिल्ट, उसको कहते हैं स्टिल्ट पोर्शन। तो ग्राउंड फ्लोर स्टिल पोर्शन था, और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया गया 93 में। मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे ने उसको ऑक्शन करके दे दिया स्टॉलेज पर्पस के लिए। स्टॉलेज का मतलब वहां पर अब दुकानें बनेंगी। और एक एसएससी था, एसएससी राज दादरकर था, राज दादरकर एंड एसोसिएट्स, उसने उसको नीलामी में ले लिया, और उसके नाम से उसकी बिड लग गई। अब अम, जो एमसीजीबी है ग्रेटर बॉम्बे का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, उसने उसका पोजीशन एसएससी को दे दिया। एसएससी ने फिर क्या किया कि उस स्टिल्ट पोर्शन को जो रॉ फॉर्म में मिला था उसको उसने कंस्ट्रक्ट करवाया, जो तोड़ना था तोड़ा, कुछ नया बनवाना था नया प्लेटफॉर्म बनवाया, विंडो वॉल्स डोर सब अपनी जगह लगवाए, पूरा का पूरा उसको कंस्ट्रक्शन किया। गवर्नमेंट के जितने भी उसको सर्टिफिकेट्स या लाइसेंसेस चाहिए रहे थे, वो सारे के सारे लाइसेंसेस उसने दे दिए। और उसके बाद उसने जो लाइसेंस लिया था कि हम इसका स्टॉलेज पर्पस के लिए स्टॉल्स बनाएंगे, शॉप्स बनाएंगे, उसने उसमें स्टॉल्स बनाए 95 शॉप्स एंड 30 स्टॉल्स बनाए उस पूरे कंप्लीट कारपेट एरिया में, और उसका नाम दे दिया एस शॉपिंग सेंटर। ये पूरी कहानी है। अब 1 साल बीता, इनकम आई होगी, जाहिर सी बात है उस स्टॉल का किराया मिला होगा इस दादरकर महोदय को, दादरकर एंड एसोसिएट्स को। ये किराया उसने पीजीबीपी में डाला। किसमें ले गया? पीजीबीपी में, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। अब आप भी कहेंगे सर ये तो पीजीबीपी की इनकम है। उसने ये कहा राज दादरकर ने कि भाई ये जो अमाउंट ऑफ इनकम है ना, ये हमें इसलिए हम इसको पीजीबीपी में ले गए हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर है। और जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे हमको इसको हैंडओवर कर रहा था तो उन्होंने हमसे एक साइन करवा लिया था कि इसका यूज आप केवल स्टॉल पर्पस के लिए करेंगे, यानी कि बिजनेस को देने में करेंगे। और मैंने उसको सब लाइसेंसिंग दे दिया बिजनेस के पर्पस के लिए। अब जो कुछ भी अमाउंट ऑफ इनकम मेरे पास आ रही है आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्राउंड एरिया, carpet area, that must be charged under the head PGBP and not under the head house property. Yes, I am ready to give the amount of taxes by charging the same amount under the head house property, but if we will look after the agreement or the object clause of the agreement which has been signed by the SSC and MCGB, and according to that clause the property must be licensed, sub licensed to the those who are the businessmen who will place their stall or who will open their shop, and the rent will be receipt or receivable by the SSC itself. Okay, सारी की सारी कंडीशंस हम एमसीजीबी की मानेंगे, हम यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकते। हमें उन्होंने लाइसेंस दिया है, हम सब लाइसेंसिंग कर रहे हैं, बस ये बात थी। अब इसके बाद ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। ये सब कहानी हुई कि कमिश्नर ने आगे किया पीछे किया, वो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ढंग से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ऑब्जेक्ट क्लॉज पे साइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका इनकम टैक्स भी उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। पहली चीज, किसी एग्रीमेंट के साइन कर देने से
आपका इनकम टैक्स के प्रोविजंस डिफीट नहीं हो सकते, दूसरी चीज। तीसरा ये कि जो कुछ भी अमाउंट ऑफ इनकम आ रहा है वो आपका सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम नहीं है। हमें आप ये प्रूफ कर दो कि जो रेंट मिल रहा है आपको आउट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, दिस इज योर सब्सटेंशियल इनकम। अगर आपका ये सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है, अब सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम आप कहेंगे सर व्हाट डज इट मीन, तो कहा गया कि एक दूसरा केस लॉ आया था, मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन हाँ फिर से समझ ले। सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जब मेरी टोटल इनकम का 50% से अधिक हिस्सा पर्टिकुलर एक सोर्स से है तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंशियल पोर्शन। वही चीज यहां पर भी है कि अगर एसएससी की पूरी इनकम का सब्सटेंशियल पोर्शन यानी 50% से अधिक उसका इस बिजनेस इस इनकम से आता है रेंट वाली, और उसको वो बिजनेस पर्पस के लिए देता है, तो मान सकते हैं कि ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है। आप हमें प्रूफ कर दो। आप वो प्रूफ कर नहीं पाए, तो और साथ ही साथ सेक्शन 27 के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि आप डीम्ड ओनर हैं। दूसरा क्वेश्चन एसएससी ये भी कह सकता है आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बेसिकली I have taken the property on auctions basis and I'm not the owner actually. The property is on license basis. गवर्नमेंट ने हमको इसको लाइसेंस दिया है, ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे ने हमको लाइसेंसिंग दी है। आई एम नॉट द एक्चुअल ओनर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर बन गए। आप सेक्शन 27 के हिसाब से डीम्ड ओनर बन गए, आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है, आप ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो गए, मान लिए गए। अब जो भी इनकम है अगर आप प्रूफ कर दो कि ये आपकी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है यानी कि ये सब्सटेंशियल पोर्शन है आपकी टोटल इनकम का, तो हम इसको पीजीबीपी में ले जाएंगे, नहीं तो इसको हाउस प्रॉपर्टी में ही ले जाओ, दैट्स इट। ये एक वन लाइन सेंटेंस का आपका सामने रिजल्ट है। तो एसएससी वो कर नहीं पाया, इसलिए इसकी इनकम को कहां ले जाया गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। तो जो आपने दूसरे केसेस का सहारा लिया है कि उसकी सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम थी, भैया आप भी प्रूफ कर दो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम। उन्होंने तो प्रूफ कर दिया था दूसरे केस लॉज में, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, also it was undisputed that the SSC didn't undertake any systematic or organized activity of providing services to the occupier which can constitute receipt of business income for the SSC। एसएससी ये चीज भी प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट को कि भाई आपने कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया होता जो उस पूरे के पूरे सोसाइटी यानी कि आपकी जो सब लाइसेंसिंग दी गई है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में या सिस्टमेटिक वे में वर्क करने की परमिशन देता या काम करवाता। वो चीज आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये आप इसको बिजनेस इनकम नहीं मान सकते। बाकी सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप इस केस लॉ को ढंग से रीड करेंगे। मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ केस लॉस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।